नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं लेकर के आ गई हूँ कहानी के दूसरे भाग को। 3 दिन बीत चुके थे। रतनलाल जी हर सुबह थाने जाते, हर शाम निराश लौटते। विनीता की हालत ऐसी हो गई थी कि वे खाना तक नहीं खा पा रही थी। वो जरूर लौटेगी जी, हमारी बेटी हमें ऐसे नहीं छोड़ सकती, वो हर घंटे यही दोहराती। पर रत्नलाल जानते थे कुछ गड़बड़ है। उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव अरुण सक्सेना को हायर किया, जो मुंबई के सबसे पुराने केस सॉल्वर में से एक था। अरुण ने कहा, मुझे बस एक फोटो चाहिए और उसके बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स, बाकी मैं संभाल लूँगा। रतनीलाल ने सब सौंप दिया। अरुण ने कहा, सर, आपकी बेटी से किसी ने बहुत चालाकी से पैसे निकलवाए हैं। ऐसे केसों में ज़्यादातर लड़कियां किसी फेक आइडेंटिटी वाले लड़के के झांसे में आती हैं, लेकिन वो उसे प्यार करती थी, शायद उसे शादी कर ली हो। रतनलाल जी की आवाज़ काँप रही थी। हो सकता है सर, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताने से पीछे नहीं हटूंगा। अरुण ने कहा। विशाखा का मोबाइल नंबर ट्रैक किया। आखिर लोकेशन अंधेरी ईस्ट एक सस्ते होटल के पास। वहां पहुंचने पर होटल के मैनेजर ने बताया, वो लड़की 2 दिन पहले यहाँ थी सर। एक लड़का था उसके साथ, नाम बताया था राजीव सिंह। वो दोनों अचानक रात में चले गए। कमरे में कुछ कागज और एक टूटी फोन स्क्रीन मिली थी। अरुण ने वो चीज़ें रतनलाल को दिखाई। कागज पर लिखा था, अगर मैं वापस न आऊँ तो मुझ पर भरोसा मत करना, हर चीज़ झूठ हो सकती है। रतनलाल जी का सिर झुक गया। इसका क्या मतलब है? मेरी बेटी ने खुद लिखा ये नोट? अरुण बोला, शायद, या किसी ने ज़बरदस्ती लिखवाया हो। ये केस अब साधारण नहीं रहा। अरुण ने पुलिस डेटाबेस में राजीव मेहरा सर्च किया। ऐसा कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन राजीव सिंह के नाम से 3 पुराने ठगी के केस दर्ज थे। वो लोगों को बिजनेस इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर लाखों ठग चुका था। अरुण ने कहा, सर, अब हमें ये मानना होगा कि आपकी बेटी का अपहरण नहीं बल्कि इस्तेमाल हुआ है। वो इस गिरोह का हिस्सा भी बन सकती है या शिकार भी। रतनलाल ने थरथराते हुए कहा, वो मासूम है, उसे बस मोहब्बत का नशा था। रात में जब रतनलाल घर लौटे तो विनीता ने कहा, किसी ने घर के दरवाजे पर लिफाफा छोड़ा है। उसमें एक पेन ड्राइव थी और एक छोटा सा नोट। अगर सच्चाई जाननी है तो इसे चलाओ, लेकिन जो देखोगे उससे दिल टूट जाएगा। उन्होंने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर एक वीडियो चला। वीडियो में विशाखा भी, चेहरा थका हुआ था, आंखों में डर। पापा, मम्मी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो किया वो मेरी गलती थी। राजीव ने कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे किसी अंधेरी जगह पर बंद कर दिया है। अगर मैं लौट पाई तो बस एक बात कहना चाहती हूँ, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। वीडियो अचानक बंद हो गया। विनीता चीख उठी, हमारी बच्ची मुसीबत में है जी, कुछ कीजिए। रतनलाल जी ने वीडियो पुलिस को सौंप दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, वीडियो पुराने सीसीटीवी में दिखा रहा है कि ये रिकॉर्डिंग नागपुर के रोड के पास किसी गोदाम की है। हमें टीम भेजनी होगी। अगली सुबह पुलिस टीम रतनलाल और अरुण सक्सेना नागपुर रोड की तरफ रवाना हुए। एक पुराना गोदाम दिखा, आधा टूटा। बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी। पुलिस अंदर घुसी। अंधेरा, चारों तरफ धूल। अचानक पीछे से एक आवाज आई, रुको, हाथ ऊपर करो। 3 आदमी भागने लगे। एक को पकड़ा गया, बाकी 2 भाग निकले। वो आदमी पुलिस के सामने चिल्लाया, मैं राजीव नहीं हूँ।
मैं रोहित हूँ। राजीव तो कल रात मर गया। सब संत इंस्पेक्टर बोला। क्या बकवास है ये? कौन मरा? कहाँ है विशाखा? रोहित ने डरते हुए कहा। राजीव ही उसका असली अपहरण करता था। वो पैसों के लिए लड़कियों को फंसाता था, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। विशाखा ने जब सच्चाई जानी तो उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दोनों में झगड़ा हुआ और वो उसे मारना चाहता था, लेकिन गोली गलती से उसी को लग गई। रत्नलाल जी की सांस रुक गई। और मेरी बेटी, वो भाग गई थी सर, शायद किसी जंगल की तरफ। तब से कोई खबर नहीं। 2 दिन बाद पुलिस को सूचना मिली, एक अज्ञात लड़की जंगल के पास बेसुध मिली है। रत्नलाल और विनीता तुरंत वहां पहुंचे। वो सचमुच विशाखा थी, जिंदा मगर घायल। उसने पिता का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू लिए बोली, पापा मैंने सब खो दिया। राजीव ने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन अब समझ में आया, प्यार वो नहीं जो पैसे मांगे, प्यार वो है जो बिना मांगे हाथ थाम ले। रत्नलाल जी की आंखें भी भर आई। उन्होंने कहा, बेटी पैसा फिर आ जाएगा, तू लौट आई, बस यही सबसे बड़ा धन है। कुछ महीने बाद विशाखा धीरे धीरे ठीक हो गई। वो अब एक एनजीओ में काम करने लगी, जहाँ वो लड़कियों को ऑनलाइन फ्रॉड और फेक रिलेशनशिप के खतरे के बारे में जागरूक करती थी। मीडिया में उसकी कहानी सुर्खियां बन गई। रत्नलाल जी और विनीता अब गर्व महसूस करती थी। लेकिन एक रात अरुण सक्सेना घर आए और बोले, सर केस बंद नहीं हुआ है, राजीव के मरने की पुष्टि नहीं हुई। उस रात कोई तीसरा व्यक्ति वहां से भागा था। शायद वो अभी भी जिंदा है और वो बदला ले सकता है। रत्नलाल चौंक गए। मतलब सस्पेंस अभी बाकी है। अरुण ने बस मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये सच्चाई आपको तब पता चलेगी जब वो फिर लौटेगा। मुंबई की सर्द रात थी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर टपक रही थी। विनीता खिड़की के पास बैठी चाय की प्याली पकड़े आसमान को निहार रही थी। घर में अब सब कुछ शांत था, लेकिन इस सन्नाटे में कहीं छिपा था एक अनदेखा डर। विशाखा अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो दिन भर अपने एनजीओ नई राह में काम करती और रात में अपनी डायरी में सब कुछ लिखती। पर एक बात वो किसी से नहीं कहती थी कि कोई उसे लगातार देख रहा था। एक दिन रात को उसका फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो, कौन? उसने पूछा। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, तुम सोचती हो सब कुछ खत्म हो गया विशाखा, लेकिन कहानी अभी से शुरू होती है, जहां तुमने समझा कि वो खत्म हुई। विशाखा का शरीर कांप उठा। तुम कौन हो? राजीव, तुम मर चुके हो। मर गया? शायद किसी ने मरने का नाटक किया। तुमने मुझसे जो छीना है अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फोन कट गया। विशाखा की सांसें तेज हो गई। वो दौड़कर विनीता के कमरे में आ गई। माँ, वो वापस आ गया। विनीता डर गई। कौन? राजीव? लेकिन पुलिस ने तो कहा था वो मर चुका है। माँ, उसने अभी मुझसे बात की। उसकी आवाज वही थी। रत्नलाल जी ने तुरंत अरुण सक्सेना को फोन किया। अरुण ने कहा, मुझे शक था। मैंने कहा था केस खत्म नहीं हुआ, वो जिंदा है। अब खेल का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। अगले दिन पुलिस को एक सूचना मिली। अंधेरी के उसी पुराने गोदाम में एक नई लाश मिली। अरुण, रत्नलाल और पुलिस वहां पहुंच चुके थे। लाश की जेब में एक कागज था। जो लोग सच्चाई छिपाते हैं उसके घर में कभी सुकून नहीं रहता। लेकिन लाश राजीव की नहीं थी। वो एक अजनबी आदमी था, जिसके चेहरे पर प्लास्टिक
सर्जरी के निशान थे। अरुण ने कहा, सर, ये शायद किसी और के रूप में राजीव का नकली चेहरा है। वो किसी और की लाश को अपनी बताकर भागा है। मतलब वो अभी जिंदा है। और हमारे रत्नलाल का चेहरा सख्त हो गया। रात को विशाखा के कमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी। उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन बाहर गलियारे में किसी के कदमों की आहट आई। धीरे धीरे किसी ने उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। कौन है? कोई जवाब नहीं। वो डरते डरते बाहर निकली। सिर्फ एक कागज पड़ा था जमीन पर। उस पर लिखा था, प्यार के बदले धोखा देने वाली लड़कियां कभी चैन से नहीं जीती। विशाखा की आंखों में डर था, लेकिन अब उसने ठान लिया, वो अब भागेगी नहीं। वो अब सच्चाई का सामना करेगी। अगले दिन अरुण ने विशाखा से कहा, मुझे तुम्हारे फ़ोन का पूरा डेटा चाहिए। संभव है वो तुम्हारे डिवाइस को ट्रैक कर रहा होगा। फ़ोन की लोकेशन ट्रैक की गई और पता चला कि कॉल खुद विशाखा के एनजीओ के सर्वर से की गई थी। मतलब कोई अंदर वाला उसका पीछा कर रहा था। अरुण ने एनजीओ को में छानबीन की और वहाँ एक नया वॉलंटियर था, कबीर नाम का लड़का, जो कुछ महीने पहले ज्वाइन हुआ था और जो हमेशा विशाखा के बहुत करीब रहता था। अरुण ने जब उसका बैकग्राउंड चेक किया तो एक बार हैरान कर देने वाली बात सामने आई। कबीर नाम का कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं था। उसकी फोटो मैच कर रही थी राजीव के पुराने पुलिस रिकॉर्ड से। अरुण और पुलिस ने एनजीओ पर छापा मारा। विशाखा ऑफिस में थी और कबीर ठीक उसके सामने। अरुण बोला, राजीव सिंह, खेल खत्म। कबीर मुस्कुराया, अरे डिटेक्टिव साहब, आप हमेशा देर कर देते हैं। जो सच्चाई आप खोज रहे हैं वो विशाखा खुद जानती है ना विशाखा? विशाखा सन्न रह गई। तुम क्या कहना चाहते हो? राजीव ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पापा, जिन पर तुम्हें इतना भरोसा है, उन्होंने मुझे पैसे देकर तुम्हारी जिंदगी से दूर करवाया था। वो नहीं चाहते थे कि तुम किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी करो। और जब मैंने विरोध किया, उन्होंने मुझे मरवाने की कोशिश की। मैं बच गया और अब लौटा हूँ सच्चाई दिखाने। सब चौंक गए। अरुण बोला, झूठ तुम्हारे खिलाफ ठगी के केस हैं, हत्या के नहीं। राजीव चिल्लाया, हाँ, ठगी के केस है, लेकिन मेरी ठगी सिर्फ अमीरों से थी। मैं गरीबों की मदद करता था और तुम्हारे पापा ने मुझे अपराधी बना दिया। विशाखा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं पापा, ऐसा नहीं कर सकते। राजीव ने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। उसमें वो सब रिकॉर्डिंग है जब तुम्हारे पापा ने मेरे खिलाफ प्लान बनाया था। रत्नलाल वहीं पहुंच गए। राजीव ने पेन ड्राइव उसकी तरफ फेंकी। अब खुद को निर्दोष साबित कीजिए। रत्नलाल ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैंने तुमसे कहा था दूर रह, क्योंकि तू मेरी बेटी के लिए सही नहीं था। लेकिन मैंने तुझे मरवाया नहीं, तू खुद अपराध की राह पर चला गया। अगर तू सच्चा होता तो मेरी बेटी को धोखा नहीं देता। राजीव चीख उठा, सब झूठ है। उसने मुझे तोड़ दिया, अब मैं उसकी जिंदगी तोड़ूंगा। वो बंदूक निकालता है, लेकिन तभी विशाखा आगे बढ़ती है और अपने पापा के सामने आकर कहती है, नहीं राजीव, ये प्यार नहीं, पागलपन है। तुमने जो किया वो प्यार के नाम पर धब्बा है। मैं अब डरने वाली नहीं। राजीव हिचकिचाता है। अरुण मौका देकर उसे काबू में कर लेता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है।
अदालत में राजीव को दोषी ठहराया गया, लेकिन केस के अंत में उसने एक आखिरी बात कही, सच्चाई कभी एक नहीं होती। जब लोग पैसे से प्यार को तौलते हैं तो हर रिश्ता सौदा का बन जाता है और सौदे कभी नहीं टिकते। विशाखा की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि राजीव बुरा था, लेकिन समाज की कट्टू सच्चाई ने उसे वैसा बना दिया था। रत्नेलाल जी ने बेटी का हाथ थामा और बोले, हम सबने गलती की थी, लेकिन अब नया सवेरा होगा। अब हमारा घर पैसों से नहीं, विश्वास से चलेगा। अगले भाग में अंतिम क्लाइमेक्स आएगा, जहां राजीव की गिरफ्तारी के बाद भी एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो आप लोग को देखना है, सुनना है तो कमेंट करिए पार्ट 3 कहानी का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।